अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान पिछले 1-2 रोज़ से जो ऑडियो लीक सामने आ रही थी उसके बाद बहुत खुश थे और बड़ी खुशी से ऐलान कर रहे थे कि अभी कुछ और ऑडियोज़ आने वाली हैं और वो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की जो गुफ्तगू थी उसको लेकर जलसों में लंबी लंबी तकरीरें कर रहे थे। वो था तो शर्मनाक ही और शर्मिंदगी का बायस था कि मरियम अपने चचा से कह रही हैं कि उनके दामाद के लिए एक ग्रिड स्टेशन चाहिए या उनके लिए कोई फैक्ट्री के लिए मशीन चाहिए। शर्मिंदगी का बायस बनी उनके लिए। लेकिन जिस अगली ऑडियो के आने की पेशगोई कर रहे थे इमरान खान जलसों के अंदर और प्रेस स्टेटमेंट्स के अंदर, वो ऑडियो उनकी अपनी और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की निकल आई और वो बयानिया जिसको लेकर 27 मार्च से आज तक उन्होंने पाकिस्तान में सियासत की थी, 50-60 जलसे किए थे और पूरे पाकिस्तान को अपने पीछे लगाया था कि अमेरिका ने एक साजिश की और अमेरिकी माँ के ऊपर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए गद्दारों, मीर जाफरों, जानवरों और पता नहीं कौन कौन से अलकाबात से उनको नवाजते हुए कि उन्होंने उनकी हुकूमत गिरा दी और इम्पोर्टेड हुकूमत शहबाज शरीफ और इन सारे चोरों डाकुओं को इक़्तिदार के ऊपर बिठा दिया। ये अल्फाज का चुनाव पॉइंटेडली टारगेट करके वो एक शख्स के लिए मुंतखब करते थे और बड़ा खुलेआम उसको अटैक करते थे। हम जब ये एलामिया आया था, मरासला आया था, तो उस वक्त भी सवाल उठाया था कि 7 मार्च का एलामिया 27 मार्च तक आपकी मेज़ के ऊपर क्या करता रहा, क्योंकि जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के, जब कोई पाकिस्तानी सफ़ीर बाहर से ऐसा मरासला भेजता है तो वो मरासले की एक कॉपी जाती है फॉरेन सेक्रेटरी को, एक फॉरेन मिनिस्टर को, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और अगर नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स इन्वॉल्व हों तो फिर डीजीआई और आर्मी चीफ को। अब ये मरासला किसी से छुपा के रखना मुमकिन नहीं था क्योंकि जिसको सीसी करके 5 लोगों के पास जाना चाहिए था, ये हो ही नहीं सकता कि किसी एक की मेज़ पे पड़ा हो और 7 से 27 तक पड़ा रह गया हो और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद जो खुद अपने वाइस चेयरमैन भी थे पीटीआई के, उनको भी ना पता हो और ये सारी बातें खुफिया तरीके से आके एकदम से 27 को इमरान खान पे आश्कार हुई और वो जलसे में ले गए। हमारा ख्याल यही था कि ये असद मजीद ने प्रॉपर चैनल से इन्फॉर्म किया था। डोनाल्ड लू में मीटिंग के अंदर यकीनन ये अल्फाज का इस्तेमाल किया होगा कि अगर इमरान खान जो यूक्रेन के इशू के ऊपर एंटी अमेरिकनिज़म पाकिस्तान में फैला रहे हैं, अगर ये नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में चले गए तो ठीक है, अगर ये रह गए तो पाकिस्तान विल हैव टू फेस द कंसिक्वेंसेस। ये अल्फाज अमरीकी इस तरह का वो बड़े अपने आप को ताकतवर समझते हैं कि हम पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों को इमदाद देते हैं तो हम पाकिस्तान को कुछ भी कह सकते हैं। माजी के अंदर भी ऐसे बारहा मौक़े आए कि अफ़गान इशू के ऊपर पाकिस्तान को ऐसे अल्फाज सुनने पड़े थे। लेकिन ये कहना कि डोनाल्ड लू ने बैठ के असद मजीद के ज़रिए ही एक ख़त लिखवाया होगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इतला दे दो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब सही हो जाओ, नहीं तो हम कह के न्यूट्रल को तुम्हारी हुकूमत गिरवाने लगे हैं और उसके बाद न्यूट्रल ने हुकूमत गिरा भी दी। ये मतलब इट्स नॉट डूएबल ना। ऐसी कोई अल्फ़ लैला की कहानी सुनानी चाहिए जो मुमकिनात में से हो। और आज उसका ड्रॉप सीन इस तरीके से हुआ कि उनकी जो गुफ्तगू थी जिसके मतलब उस वक्त हमें सुनने में ये आया था कि एक रिकॉर्डिंग मौजूद है प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि बाकी ऑप्शंस तो ख़त्म हो गए हैं, ये इत्तेहादी तो साथ छोड़ गए, एमक्यूएम भी गई, बाप पार्टी भी गई, काफ लीग भी चली गई। काफ लीग उस वक्त साथ छोड़ चुकी थी और तासुर यही था कि काफ लीग वाले भी जाएंगे और वो पीडीएम का हिस्सा बन जाएंगे और एक अरेंजमेंट यही है कि जिन जमातों को इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इमरान खान को डिलीवर किया गया था 2018 के बाद, वो सारी इनका साथ छोड़ गई। ये तासुर बड़ा आम था इस्लामाबाद में। तो इमरान खान अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कह रहे हैं कि ये तो सारे साथ छोड़ गए हैं, अब बस ये एक मरासला रह गया, इसी को इस्तेमाल करना। ये हमने बात उस वक्त सुनी थी लेकिन इसके लिए कोई ऐसा सबूत नहीं था हमारे पास कि लेकर किसी को साबित कर सकते। आज जिस वेब से इमरान खान उठा के मरियम और शहबाज शरीफ की ऑडियोज़ हमें सुनवा रहे थे और कह रहे थे कि क्या मज़े का काम हो रहा है, आज उनकी अपनी ऑडियो आई, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमरीका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज़ आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था कि साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं। देखें कि अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड है तो डिमांड नहीं भी देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर मुझे, मैंने रात को बड़ा सोचा इसको, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शामिल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को शामिल कुरैशी करेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर लूँगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीज़ें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज़ सुना दी, इसमें ये था। फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो।
एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लेवल में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया स्टेप की चीजें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। तो किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में और सोहेल, ठीक है, खाली करते ताकि वो चीज रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद दिखाएंगे वो कहेंगे ये कौन सा फोटो स्टेट है, तो वो पढ़ कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करने के लिए मैं पर मैं उसी कॉपी कर दूंगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज हुई है, और फौरन सभी को सुनाए ताकि वो ना हो ना पॉलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज आए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं तो वो उसने तो लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास तो कॉपी नहीं है ना, ये किस तरह उन्होंने बता दिया, यहाँ से उठी जिसने उठाई, लेकिन वो तो है तो फौरन। अच्छा ये तो ये सर अब इस गुफ्तगू में इमरान खान आज़म खान से कह रहे हैं कि हमने इस मरासले के ऊपर बस खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, बस इसके ऊपर हमने खेलना है। फिर आज़म खान एक तरीका तजवीज़ करते हैं कि फ़ॉरेन मिनिस्टर को और फ़ॉरेन सेक्रेटरी को बुलाते हैं, फ़ॉरेन सेक्रेटरी से कहेंगे कि वो इसको पढ़ दें, मिनट्स बना लूँगा मैं उसी के, जो वो पढ़ के सुनाएंगे, तजिया हम अपना खुद ही कर लेंगे और कह देंगे कि सफारती ज़बान में इसको धमकी कहते हैं। वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, ये कल ही कर लेते हैं, और फिर ये बाकी चीज़ें आपके सामने हैं कि पाकिस्तान में नफ़रत और एक ऐसी आइसोलेशन, पोलराइजेशन शुरू हुई जिसके अंदर आधी कौम ने दूसरी को गद्दार कह के पुकारना शुरू कर दिया, और गद्दार जलसों के अंदर इमरान पुकारते थे। मीर जाफ़र, मीर सादक। मीर जाफ़र कौन था? वो सिराजुद्दौला का सिपा सलार था, वो अंग्रेज़ों से मिल गया। बस वो चीज़ें, वो इस्तारे इस्तेमाल करते थे कि जिनको इस्तेमाल करने से पहले हाथ हौला रखना चाहिए कि मुल्क के अंदर फसाद बढ़ ना जाए, लेकिन वो फैलाते गए। 27 मार्च को उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया था, और दावा ये था कि 7 का आया हुआ है। तब तक उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास नहीं बुलाया, कोई काबीना की मीटिंग नहीं की, किसी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, किसी DGI या आर्मी चीफ को तलब करके ये नहीं कहा कि ये मुझे धमकी आई है पाकिस्तान के खिलाफ, इसको इन्वेस्टिगेट कर लो। 27 तक सब अच्छा था, 27 वाले जलसे वाले दिन अचानक कोर्ट से निकाला। दिखाइएगा। बाहर से हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को मुतासिर किया जा रहा है, लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, ये मेरे पास जो खाता है ये सबूत है। कातिल और मकतूल को इकट्ठे करने वालों के भी, इनको जिन्होंने इकट्ठा किया उनका भी हमें पता है। इमरान खान गुज़श्ता रोज़ इसको सेलिब्रेट कर रहे थे, और आज उन्होंने अपनी गुफ्तगू के अंदर तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्डिंग जो ऑडियो लीक्स हैं ये शहबाज शरीफ ने जारी की हैं, और कल वो बड़ा खुश थे। वो कहते थे कि मरियम की एक और ऑडियो आने वाली है जिसमें वो बता रही हैं कि अपने अब्बा को कि इलेक्शन कमिश्नर जो है जल्दी तोशा खाना रेफरेंस में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर देगा। आज वो कह रहे हैं कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। दिखाइएगा। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है, अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। एक ये भी आप सुन रहा हूँ मैं आ रहा है कि इमरान खान को, वो मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशा खाना इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, इसको फिक्र ना करें। शहबाज शरीफ के ऑफिस से पता चला है कि जनाब उसने इमरान खान और आज़म खान का कॉन्वर्सेशन, उसने टेप आज रिलीज़ कर दी है। आपको पता होना चाहिए ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के ख़िलाफ़ है। मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर इस चीज़ में इसको अदालत में लेके जाऊँ। इमरान खान की जब हुकूमत गिरी तो 189 पे था रुपी जिस दिन हुकूमत गिरी, उससे पहले 181 था, उससे एक रोज़ पहले शायद, और जिस दिन हुकूमत गिरी तो 189 पे आ गया। अब 2 रोज़ पहले जब इसहाक डार ने चार्ज संभाला तो 242 पे जा चुका था डॉलर के मुकाबले में रुपया। ये इतनी बड़ी सियासी बेयकीनी थी, और जिन मुल्कों से पाकिस्तान IMF से इमदाद लेने के लिए, कर्ज़े की किस्त जारी करवाने के लिए मदद लेता था, उसमें अमेरिका सर फहरिस्त होता है। US ट्रेजरी से मीटिंग बाकायदा डोनाल्ड लू से तस्वीरें छपी हुई हैं उस वक्त के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की कि US स्टेट डिपार्टमेंट और ट्रेजरी से मदद लेकर हम IMF बोर्ड में जाया करते थे। उन सब ने अपना हाथ खींच लिया पाकिस्तान से। सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क था, उधार पे तेल भी मिल जाता था, स्टेट बैंक में पैसे भी रखवा देता था। सऊदी अरब से मदद लेकर, तोहफे में घड़ी भी लेकर, फिर हमने कहा कि नहीं, हम सऊदी अरब के पास नहीं जाएंगे, हम मलेशिया जा रहे हैं, दूसरे समिट में एक नया ब्लॉक बनवाएंगे। दोनों मुल्कों ने इस मुश्किल घड़ी के अंदर, पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत थी, हमें ज़रूरत थी कि UAE भी आया है, सऊदी अरब आ गया है, अमेरिका जो है वो हाथ हौला रखे और IMF के बोर्ड से प्रोग्राम निकल जाए। उन्होंने हमें बहुत खपाया इस दफ़ा, जो नाक से लकीरें मिफ्ता इस्माइल की निकली हैं, तो फिर वो $1 अरब की किस्त जारी हुई है। आपने
मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो ताल्लुकात होते हैं ना, कोई मुल्क इस लेवल पे नहीं ले जाता कि वो उसके साथ बात करना बंद करने, हम उसी लेवल पे ले गए थे। ये पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी को बेसिकली इस बयानिए से नुकसान पहुंचा है, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में जो भी उनको ख्याल था कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनका साथ नहीं दिया, उनको बचाने के लिए कोई हुकूमत जारी रख सकते, उसके बाद उन्होंने पूरा गुस्सा निकालने के लिए हर वो काम किया है जिससे पाकिस्तान तो मुफाद क्या था वो तो एक तरफ हो गया, लेकिन उनके पॉलिटिकल बयानिए को ऊपर आने में मदद मिल सके। हर वो चीज़ कही उन्होंने। एंटी अमेरिका पाकिस्तान में बिकता है, उन्होंने एंटी अमेरिका बेचा। एंटी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में बिकता है, उन्होंने बेचा। मज़हब के नाम के ऊपर सियासत हो सकती है, उन्होंने की। उन्होंने जुमले इस्तेमाल किए कि मैं जिहाद कर रहा हूँ, जिहाद कर रहा हूँ। वो अल्लाह के नबी अल्लाह का पैगाम लेकर लोगों के पास जाया करते थे, आपने मेरा पैगाम लेकर लोगों के पास जाना है। तो पूरी कौम को जब आप इस तरीके से एक स्पिन देते हैं ना चीज़ों को, तो इंडोक्ट्रिनेशन हो जाती है उनके दिमागों के ऊपर। वो चीज़ आप सवार आसानी से कर सकते हैं। जीसी यूनिवर्सिटी में जाके न्यूट्रल के नारे लगवाना, कोई शायद और भी लगवाएगा, तो बच्चे जोशीले होते हैं जल्दी से नारे लगा देंगे। सोच समझ का काम, दूरअंदेशी, ये एक सियासी लीडर का काम है, जो मेरे ख्याल में इस मौके के ऊपर इमरान खान दिखा नहीं पाए। पाकिस्तान इस वक्त ऐसे दोराहे के ऊपर खड़ा है जहाँ रास्ता चाहिए था, लेकिन रास्ता दिखाने की बजाय गहरे गड्ढे में पाकिस्तान को गिराने के लिए ज़्यादा कोशिशें की गई हैं। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ सदिक मलिक हैं, वफाकी वज़ीर हैं PMLN से हमारे साथ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया। इसके अलावा अब्दुल बासित साहब फॉर्मर एम्बेसडर, वो हमें ज्वाइन करेंगे, और ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ हमारे साथ होंगे। सबको खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, NSC की आज मीटिंग थी। मेरा ज़ाती राय यह है कि जितनी ऑडियोज़ आई हैं अभी तक, सारों के ऊपर एक फ़ोरम होना चाहिए उनकी तस्दीक के लिए भी, किसने रिकॉर्डिंग की, किसने लीक की, इसका जायज़ा लिया जाना बहुत ज़रूरी है, रिस्पेक्टिव कि इमरान ने क्या किया और बाकियों ने क्या किया। आपकी बात 100% ठीक है जी। ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। जिस वक्त इमरान खान साहब की रिकॉर्डिंग हुई है, उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, और जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब की रिकॉर्डिंग हुई है, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। अगर आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसकी सैंक्टिटी के अंदर भी बात नहीं कर सकते, अपने मुशीरों से बात नहीं कर सकते, दिफाई तज्जिया नहीं कर सकते, दिफाई तज्जिया नहीं ले सकते, तो ये तो बड़ी सीरियस बात है। चाहे ये किसी ने कोई वहाँ पे डिवाइस लगा के रिकॉर्डिंग की है, चाहे किसी ने फ़ोन में ब्रेक इन करके रिकॉर्डिंग की है, चाहे किसी ने फ़ोन रख के रिकॉर्डिंग की है, जिस तरीके से भी ये ब्रीच हुआ है, इस ब्रीच को रुकना चाहिए। ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के दौर में रुकना चाहिए, जो कल तक टेप्स आ रही थी, बल्कि इससे साबित हो गया है कि ये रिकॉर्डिंग्स तो इसका मतलब ना जाने कब से शुरू हुई हैं और चल रही हैं, और हमारा सिस्टम जो है वो मुतवातिर ब्रीच हो रहा है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुल्क के दिफाई मामलात डिस्कस होते हैं, जहाँ पे मुल्क के सियासी मामलात, मुआशी मामलात डिस्कस होते हैं। वहाँ पे डिस्कशंस जब आप बैठते हैं कमरों के अंदर, तो होती हैं ऐसी चीज़ें जो सेंसिटिव हैं, जिनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो सीक्रेसी में रहें। तो इनकी वायलेशन जो है, इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। मैं समझता हूँ इसको सियासी रंग नहीं देना चाहिए कि आज इमरान की आ गई और कल मियाँ साहब की आ गई थी। मेरे ख्याल में वो सियासी नोक झोंक भी हमारी चलती रहेगी, और जो उनका कंटेंट है जो अब पब्लिक हो गया है, उस पर गुफ्तगू होनी भी चाहिए और होगी भी। लेकिन ये मामला कि हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, यानी अगर ये सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है तो हमारे जो कागजात हैं सेंसिटिव नौइयत के, कुछ तो इमरान खान साहब ने खुद भी एक दिन वो कागज़ निकाल के ब्रीच कर दिया था। साइफ़र को एक डिप्लोमेटिक एक तरह से इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन हासिल है कि वो एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आप इस तरह चढ़ के स्टेज का लिखा हुआ खत है जिसको आप इस तरीके से पब्लिक करके तो अपने दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। जी, खराब करने के अलावा एक नॉर्म है ना, एक ममालिक के दरमियान का एक नॉर्म है। जब आपका सफ़ीर आपको ईमेलें भी करता है, आपका सफ़ीर आपसे फ़ोन पे भी गुफ्तगू करता है। सफ़ीर कोडेड साइफ़र सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करता है जब वो पब्लिक आई में ये समझता है कि ये चीज़ मुल्की मुफाद में नहीं है कि ये पब्लिक आई में आए। मगर अगर उसको मुल्क का वज़ीर आज़म पब्लिक आई में ले आए, तो वो तमाम नॉर्म्स जो हैं हमारे सीक्रेसी एक्ट भी, यानी कानूनी तौर पे भी मैं समझता हूँ एक वायलेशन है, मगर उसके अलावा जो नॉर्म्स हैं, वो तरीक़ाकार जिसके ज़रिए ममालिक एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, ये गालिबन उनकी भी वायलेशन है। तो हर लिहाज से अब्दुल बासित साहब से पूछते हैं पहले इसके ऊपर। अब्दुल बासित साहब, जब साइफ़र भेजा जाता है, आप इंडिया में तैनात थे, आपको भी यकीनन मुख्तलिफ मौके के ऊपर ऐसा कुछ साइफ़र भेजने की ज़रूरत पेश आती होगी।
मैंने फ़ॉरेन ऑफिस के मुख्तलिफ लोगों से पूछा जो ऑफिशियल्स वहाँ इस तरह के मामलात को, साइफ़र्स को डील करते रहे। उन्होंने कहा कि जब अहम नौइयत के साइफ़र्स आते हैं, मुझे मालूम नहीं है कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि हर एक के लिए या नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स के लिए, तो एक कॉपी जाती है फॉरेन सेक्रेटरी को, एक फॉरेन मिनिस्टर को, एक प्राइम मिनिस्टर को, एक DGISI को और एक आर्मी चीफ को। क्या ऐसी ही प्रैक्टिस है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं। एक ज़रा वाइडर सर्कुलेशन होती है, अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगा उसके, लेकिन जिन लोगों के नाम आपने लिए हैं उनको जाती है। और एक फिर एक नो सर्कुलेशन टेलीग्राम जिसे हम कहते हैं, वो लिमिटेड सर्कुलेशन होती है। लेकिन इसके अलावा भी सफ़ीर पे डिपेंड करता है। अगर वो साइफ़र में लेट्स से वो प्राइम मिनिस्टर को भी एड्रेस कर सकता है, उनको कोई लेटर एड्रेस करना चाहता है या सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी को करना चाहता है फॉर हिज आइज़ ओनली, तो वो भी हो सकता है। तो ये 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज़। और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये जो साइफ़र आया था वाशिंगटन से 7 मार्च को, ये सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी के लिए था, सिर्फ उनकी आइज़ के लिए था। बाकी अब ये एक बहस है कि उसमें आया क्योंकि PTI का नैरेटिव ये है कि उन्होंने दिखाया नहीं, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा इसको मानने से मुझे इत्मीनान नहीं होता, क्योंकि मेरा अपना ख्याल ये है कि कोई भी फॉरेन सेक्रेटरी हो, वो पहला काम उसका यही होता है कि वो फॉरेन मिनिस्टर के साथ शेयर करे। अगर वो सिर्फ उसको भी एड्रेस है तो यूजुअली यही होता है, हमने अपने सफारती करियर में इस तरह ही देखा है। तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं साइफर टेलीग्राम की। ऑल राइट, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो आज़म खान की गुफ्तगू है इमरान खान के साथ, इसकी जो भी कैटेगरी होगी यकीनन शाह महमूद के तो नॉलेज में होगी। मैं मतलब ख़ुद भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ कि जिसका ख्याल ये है कि ये उनके नॉलेज में लाजमी थी शाह महमूद कुरैशी के। ये ऐसे ही है जैसे 35A और 370 के वक्त फ़ॉरेन ऑफिस के इल्म में था कि ये ख़त्म होने वाला है, और फ़ॉरेन ऑफिस बैठ के इसके ऊपर 14 रोज़ पहले एक मीटिंग भी कर चुका था, लेकिन बाकी कौम को बताया नहीं गया था कि क्या मामला चल रहे हैं। अगर इसी तरीके से इजाज़त तो मैं एक सवाल पूछूं, अगर इजाज़त? जी सर, तो मैं क्योंकि मुसद्दिक साहब आपसे पूछा जा रहा साहब है, तो सर अगर मान लिया जाए कि ये सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी के लिए फॉर हिज आइज ओनली था, तो इसका इमरान खान साहब तक या प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पहुंच जाना बगैर दिखाए, क्या इसका मतलब ये है कि फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं उनकी भी कम्युनिकेशन इज़ ब्रीच्ड? यानी क्या उनके ऊपर भी कोई ऐसी एजेंसी लगी हुई है कि वो चीज़ें जो सिर्फ उनकी आय के लिए हैं और उन्होंने वाइडर सर्कुलेशन में अभी नहीं डाली, वो कैसे पहुंच सकती हैं किसी और जगह पे? वरना तो फिर कोई भी कागज़ महफूज नहीं फॉरेन मिनिस्ट्री का। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये फॉरेन सेक्रेटरी का प्रेरोगेटिव था कि वो शेयर करते कि ना करते, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर के साथ इमीडिएटली शेयर किया और फिर यही टेलीग्राम वो ले गए प्राइम मिनिस्टर हाउस में और प्राइम मिनिस्टर को दिखाया गया। लेकिन ऑब्वियसली साइफर टेलीग्राम जो होते हैं उसकी कॉपी आप नहीं निकाल सकते, उसको कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक लिमिटेड सर्कुलेशन सा मैंने पहले अर्ज़ किया होती है। तो इसकी चूँकि सिर्फ एक ही कॉपी थी फॉरेन सेक्रेटरी के लिए, उनको दिखाया गया। बाद में जब अब ऑडियो लीक नज़र आ रही है उससे भी यही तासुर मिलता है कि इन दोनों प्राइम मिनिस्टर को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कुछ चीदा नुकात उसके याद रह गए। इसी वजह से उन्होंने कहा कि उनको हम बुला लेते हैं, हमारे सामने पढ़ लेंगे तो फिर हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और मिनट्स की शक्ल में हम उसको पेश कर देंगे, पैराफ्रेज कर देंगे। तो मेरा अपना ख्याल यही है कि फॉरेन सेक्रेटरी की लेवल तक ब्रीच नहीं थी। फॉरेन सेक्रेटरी ने और फॉरेन मिनिस्टर ने यकीनी एतबार से प्राइम मिनिस्टर के पास लेकर गए ये टेलीग्राम और उनको बताया भी। ब्रिगेडियर हारिस साहब, यहीं तक जहाँ पे ये गुफ्तगू आई है, इसी से मैं आपसे आगे कंटिन्यू कर लूँ कि आज़म खान कहते हैं कि जब फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल पढ़ेंगे तो उसको मिनट्स का हिस्सा बना लेंगे और मिनट्स का हिस्सा बनाने के बाद वो रिकॉर्ड पे आ जाएगा और एनालिसिस हम खुद ही यहाँ कर लेंगे और हम इसको कहेंगे ये थ्रेट है और उसकी तशरीह हम खुद ही कर लेंगे कि सफारती ज़बान में इसको थ्रेट कहते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्पिन है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। मेरी आवाज़ आ रही है? अब हारिस ब्रिगेडियर हारिस साहब से पूछने पहले। ब्रिगेडियर हारिस साहब, बात ये है कि इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एक वैसे भी इसको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो किया गया। 1 सेकंड ये है कि ये जिस स्टेज पे यहाँ भी किया गया है वहाँ पर आउट ऑफ द प्रोपोर्शन आप क्यों कह रहे हैं इसको? आउट ऑफ द प्रोपोर्शन क्यों कह रहे हैं? देखें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा क्लियर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक डिसाइड कर लिया कि ये एक नॉर्मल इंटरफेरेंस है। इट इज़ नॉट कि इसके ऊपर बहुत सर्न एक्शन था, और यकीन करें अगर ये होता तो मुसल्लह फ़ौज एस्टैब्लिशमेंट ज़रूर इसके ऊपर कोई एक्शन करते।
दैट मीन कि इट वाज नॉट दैट सीरियस जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। एक तो मैं ये बड़ा क्लियर, और इसको इमरान खान ने और उनकी पार्टी ने बहुत एक्सप्लॉइट किया, ओवर एक्सप्लॉइट किया, जो कि नहीं करना चाहिए था इन मामलात में, विच आर वेरी सेंसिटिव एंड दे आर नॉट डिस्क्लोज इन पब्लिक। एक तो ये बात है। सेकेंड, इसके साथ ये देखें कि इसमें अब जो ऑडियो लीक जितनी भी आ रही हैं, ये बहुत सीरियस इशू है, इसको हमें हर हालत में अरेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड अनलेस कि कहीं ना कहीं इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाएं एंड समबडी इज। आपके ख्याल में ये कौन कर सकता है रिकॉर्डिंग? देखें, दे फैसिलिटी जो है ये, अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की बात है तो वहाँ पर आपके आईबी और स्पेशल ब्रांच दे आर रिस्पॉन्सिबल कि कोई किस्म की हर वक्त स्वीप किया जाता है, डेली होना चाहिए होता है, और उसके बाद उसके बगिंग सिस्टम चेक होते हैं। दे गॉट द लेटेस्ट इक्विपमेंट हमारे आईबी के पास है। जब तक कोई अंदर से इन्वॉल्व ना हो, वेदर ही इज़ फ्रॉम स्पेशल ब्रांच और वहाँ की कोई ऐसे और जो वहाँ पर और स्टाफ है, कोई ना कोई इसमें इन्वॉल्व है, बड़ी सीरियस इंक्वायरी होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी सीरियस मैटर। आप नेशनल सिक्योरिटी इशूज़, प्राइम मिनिस्टर इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंशियल, उनकी जो भी प्राइम मिनिस्टर है, ये शहबाज शरीफ हैं, इमरान खान है, एनी वन, इट्स अ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ पाकिस्तान। सो इसको अभी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम बनाएं, लेकिन उससे पहले अगर स्पेशल ब्रांच, देखिए, जब तक आप टॉप पर्सनस को आप हटाते नहीं हैं या सस्पेंड नहीं करते हैं, देन दे यूज देयर इन्फ्लुएंस, और लोअर स्टाफ कभी भी खुल के सामने नहीं आता। सो यू हैव टू अटैच समवन के जी अब आप करें जिस चीज़ पे शक है, चाहे आईबी है या स्पेशल ब्रांच है या कोई और, हूसएवर इज इन्वॉल्व, और कॉम्प्रिहेंसिव करें, इसके रिकमेंडेशंस करें एंड एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दें। इट मस्ट स्टॉप, इट इज़ वेरी सीरियस। ऑनेस्टली आई फील कि इसका मतलब है कि ना आपके हमारे सिक्योरिटी इदारों की कोई बात सीरियस हो सकती है, ना आपके नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की चीज़ें बात हो सकती हैं। ये चीज़ें हमने देखनी है, और इसके ऊपर जब तक अकाउंटेबल कोई नहीं होगा ये चलते रहेंगे। आई एम पर्सनली अगेंस्ट ऑल ऑडियो लीक, चाहे वो मरीम नवाज़ की हो, शहबाज शरीफ की हो, या किसी की भी हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हो। इट शुड नॉट हैपन। दिस शो दुनिया में हम अपना मजाक। अच्छा, ब्रेक ले लें यहाँ पे, उसी पे बासित साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। दोबारा खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। 27 मार्च के जलसे में जब इमरान ने वो ख़त लहराया तो हमने प्रोग्रामों में सवाल उठाया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी क्यों नहीं बैठी। जैसे ऑडियो लीक्स के ऊपर गुज़श्ता रोज़ 2 रोज़ से हम यही सवाल उठा रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी क्यों नहीं बैठी। अभी आज मीटिंग हुई, अभी इलामिया आना बाकी है। क्या आपका नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ या कौम को अगर ख़तरा था तो स्टेट बैठ के उसके ऊपर जो सबसे बड़े पावरफुल आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं, एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उनसे ब्रीफ लें और बताएं कि ये धमकी आई थी पाकिस्तान को और हम ये काम इसके ऊपर, ये ऑप्शंस अवेलेबल है और ये काम करने जा रहे हैं। वो तो काम आपने किया नहीं, अब जलसे में दिखा रहे हैं। तो फिर परहैप्स 29 को पहला इजलास हुआ, लेकिन उसके इजलास के बाद जो हमने इनपुट ली थी, ये मैं बहुत ज़िम्मेदारी से रिपोर्ट कर रहा हूँ, हमने बहुत हाईएस्ट लेवल से इसके ऊपर इंटरेक्ट किया था तमाम एक्टर्स के साथ जो गवर्नमेंट के अंदर या इदारों के अंदर मौजूद थे। जवाब एक ही था कि रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी टाइप कोई चीज़ नहीं थी, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बयानिया था जिसको ऊपर घड़ा गया। जो अल्फाज का चुनाव था डोनाल्ड लू का, उसके ऊपर ये पोजीशन ली गई पाकिस्तानी रियासत की जानिब से कि इट अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उसने पाकिस्तान के अंदर एक जो पेंडिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन थी उसका हवाला देकर कहा कि ऐसे किया तो ये काम आपको, ये दिन आपको देखना पड़ेगा। उसको कहा गया कि इसके ऊपर डी मार्च करें, जिसका इमरान की अपनी गुफ्तगू में हवाला है कि पाकिस्तानी एम्बेसडर ने भी तजवीज़ किया था कि डी मार्च करिए आप, लेकिन आप डी मार्च नहीं करना चाहते तो मुतबादल के तौर पर आज़म खान इमरान को तजवीज़ दे रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। तो आपकी बात अधूरी रह गई थी अब्दुल बासित साहब, ये गुफ्तगू आने के बाद और इसको धमकी कहने के बाद कि रजीम चेंज की कॉन्स्पिरेसी थी, उसके बाद पाकिस्तान में जितनी नफरत फैली है वो भी आपने देख लिया। अब इसको अनडू कैसे करें? क्या ये जो ऑडियो आई है ये काफ़ी होगी इसके ऊपर पानी डालने के लिए या कुछ और करना पड़ेगा? देखिए, जिस तरह आप पहले जिक्र कर रहे थे नदीम कि अगर बहुत सीरियस बात होती ना तो फिर हमारे सफ़ीर सिर्फ डिमार्च करना कहते, और उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि 22-23 मार्च को यहाँ इस्लामाबाद में अमेरिका की एक्टिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी भी यहाँ मौजूद थी, जिनके बाकायदा मुज़ाकरात हुए फ़ॉरेन ऑफिस में, जिसको हमारी साइड से हमारे उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा ने लीड किया। और वहाँ पे बात हो रही थी किस तरह हम ताल्लुकात को आगे लेकर चलें।
तो अगर इतनी ही सीरियस बात थी तो फिर ऑब्वियसली 22-23 को तो आपको उनसे मिलना ही नहीं चाहिए था, कुजा ये कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर लीड कर रहे हो हमारी साइड से। तो ये बहुत सी इनकन्सिस्टेंसीज हैं जो कि सामने नज़र आती हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि बड़ा सेंसिटिव इशू है हमारी डिप्लोमेसी के लिए। हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ जैसे भी हैं उसमें खिंचाव यकीनी एतबार से आया है सदर बाइडन के आने के बाद। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पब्लिक डोमेन में ऐसी पोजीशंस ली जिसको अमेरिका ने पसंद नहीं किया। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट दीज थिंग्स। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम जैसे मुल्क को या किसी भी मुल्क को फॉर दैट मैटर फॉरेन पॉलिसी को इतना ज़्यादा पोलिटिसाइज कर लेना चाहिए कि हम इस किस्म के सेंसिटिव इश्यूज जो हैं उनको जलसों में डिस्कस करें, और जो साइफर टेलीग्राम की जो उसका सेक्रेडनेस है उसको हम बिल्कुल एक्सपोज कर दें। मेरा अपना ख्याल ये है कि आप ये तहकीकात तो ज़रूर करें, जिसका मुसद्दिक मलिक साहब ने फरमाया कि ये ब्रीच क्यों हो रही हैं, इस किस्म की चीज़ें, ये ऑडियो लीक कौन बना रहा है। लेकिन जहाँ तक इस साइफर का ताल्लुक है, मेरी हुकूमत से भी यही दरख्वास्त है और अपोजिशन से भी यही इस्तदा है कि इस पर आप थोड़ा सा हाथ होला रखिए, इस किस्से को यहाँ ख़त्म कर दीजिए, वरना आपको मज़ीद सफारती एतबार से अपनी रियासत को नुकसान पहुँचाएंगे। आपको मुमकिन है थोड़ा बहुत पॉलिटिकल फ़ायदा हो जाए इधर उधर, आप नैरेटिव बनाने में भी कामयाब हो जाएं। ये जो हकीकी आज़ादी के नारे हैं सारे बेमानी नारे हैं मेरे हिसाब से। अगर आप किसी से पूछें कि आप इसको डिफ़ाइन करें तो शायद वो भी ना कर पाएँ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप किसी से पूछें जलसों के अंदर के हकीकी आज़ादी से क्या मानी है तो किसी को नहीं मालूम, वो बस कहते हैं हकीकी आज़ादी लेनी है। मैं आपको वो कुछ बयानात आप अब्दुल बासित साहब आपने बड़ी अच्छी बात है की है, मैं आपको वो बयानात सुनाना चाहता हूँ जहाँ इमरान खान जलसों के अंदर का हवाला देकर जो सिक्योरिटी इदारों के आला अफसरान को एक ये बल्कि कहना चाहिए चीफ़ को टारगेट करके जिन अलकाबात से पुकारते रहे हैं, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। वो सारा बेस इसी साइफर के ऊपर करता था जो आज धड़ाम से ज़मीन पे आ गिरा है। 4-5 महीने की नफरत का नतीजा क्या होता है पता नहीं, उसकी कॉस्ट क्या हम पे करेंगे। दिखाइएगा जी। एक अमेरिकी साजिश का हिस्सा बन के एक 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया और इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। मीर जाफर जो मुसलमानों का मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपह सलार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। ये गद्दारों ने आज ये किया पाकिस्तान। हम सवाल पूछते हैं अपने न्यूट्रल से, क्या उनका काम नहीं था कि इस मुदाखलत के खिलाफ पूरी कोशिश करते, रोकते, बजाय न्यूट्रल रहने। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? मैं अपने न्यूट्रल से कहता हूं कि अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। बंद कमरों में कई दफ़ा फैसले होते हैं, वो फैसले अच्छे नहीं होते। अब ये पूरा वो बयानिया है जिसको इमरान खान ने पूरी पाकिस्तानी कौम को बेचा है, और इमरान की बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी हुई है इसी अरसे में। और वो तमाम लोग जो इमरान के जलसों में जाते हैं, ये शायद रेस्ट ऑफ पाकिस्तान के लोगों को इस वक्त गद्दार समझ रहे हो। कम अज़ कम हुकूमत में बैठे हुए तो कोई शख्स भी ऐसा नहीं होगा जो पहले तो चोर डाकू था, अब गद्दार भी है। मुसद्दिक मलिक साहब, ये बड़ा इम्तहान है आपका कि आपने काउंटर नैरेटिव क्या देना है। एक तो आर्मी चीफ की तैनाती है, मैं उसकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन काउंटर नैरेटिव भी बड़ा मैटर करता है। देखिए, काउंटर नैरेटिव आप नफ़रत से तो नहीं दे सकते, ना आपको देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें काउंटर नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए जिससे आवाम को उम्मीद मिले। हमें ये बताना चाहिए कि अगरचे हम सख्त हालात से गुज़र रहे हैं और बहुत सख्ती झील रहे हैं और कुछ झीलनी पड़ेगी, मगर उसके बाद क्या होगा। जैसे हम मीर जाफ़र और मीर सादिक का ज़िक्र कर रहे हैं, इसी तरह अगर आपने इस्लामिक नुक्ता नज़र से भी अपनी जो पूरी आपकी सिविलाइजेशन है उसमें जो अज़मत थी उसके हवाले देने हैं, तो मेरे ख़्याल में कुछ ज़िक्र तरक्की का, कुछ ज़िक्र प्रोग्रेस का, कुछ ज़िक्र हमारे ह्यूमन राइट्स का, ख़वातीन के हवाले से उनके राइट्स का, जो हमारे मुआशरे में जो कुछ पहले तो बुनियाद सच्चाई और अखलाकियात के ऊपर आनी चाहिए। आज सुबह से जब से ये ऑडियो ये इमरान वाली और आज़म खान वाली आई है तो हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, तो एक अस्करियत पसंदी, मैं उनको कहता हूँ, उनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं ना, वो अस्करियत पसंदी करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर।
तो वो लगे हुए हैं। लेकिन क्या करें, देखिए जितनी गालियां बक सकते हैं उतनी बक रहे हैं। आपने देखा मरियम औरंगजेब के साथ क्या हुआ? वो देखा हमने। अब क्या उस पर आप तबसरा करेंगे? यानी कितने होंगे वो बहादुर लोग, वो 3 4 5 वो मर्द हजरात और कुछ ख़वातीन जिन्होंने घेरा डाला। कितनी बहादुरी उन्होंने दिखाई कि एक खातून को उन्होंने एक सामने का, वो जिस तरह हमारे दुकान होती है जहाँ से आप कॉफ़ी या कोका कोला ख़रीदते हैं, वहाँ पे घेर के मेगाफोन के ज़रिए नारे मारे। और मैंने इसीलिए कहा कि ये काउंटर नैरेटिव आपको चाहिए, क्योंकि पूरी कौम को आपने रेडिकलाइज कर दिया। देखिए दो ही चीज़ें ना, एक तो हमें हाईलाइट करना है, जिस तरह हम क्या बताएं, इमरान खान साहब खुद बोलते हैं ना, तो खुद ही बता देते हैं, वो खुद ही बता देते हैं कि वो क्या अखलाकी अक़दार चाहते हैं मुआशरे में। वो ज़बान खुद वो बोलते हैं जो वो समझते हैं कि हमारे नौजवानों को बोलनी चाहिए। वो खुद वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं। एक तो उनका अपना नैरेटिव है जो काउंटर, गाली निकालना आज़ादी नहीं है, सिर्फ गाली की बात तो नहीं है। अभी ये जो आपने मीर जाफर मीर सादिक वाली बात की, सिर्फ गाली तो नहीं है। ये तो ये जो वो हर एक को कहते हैं कि जो मेरे खिलाफ है वो शिर्क कर रहा है, ये गाली तो नहीं है। जो वो दावा आपने अभी बताया कि जिस तरह रसूल पाक, नाउज़ुबिल्लाह, रसूल पाक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए थे, तो ये क्या गुफ्तगू है? जिस तरह वो हमें गद्दार कह रहे हैं या किसी और को काफिर कह रहे हैं, वो क्या गुफ्तगू है? अभी उन्होंने ख़वातीन के हवाले से पिछले दिनों दोबारा कोई बात की है कि पठान गयूर लोगो, तुम औरत से ये बात सुनोगे। ये क्या मुआशरे में क्या कह रहे हैं? किसी इंटरव्यू के हवाले से उन्होंने बोला है कि शहबाज शरीफ के सामने एक औरत बैठी हुई थी, वो औरत के सामने ये बात कर रहा था। आप क्या अपनी ख़वातीन को पैगाम दे रहे हैं कि वो कोई लोअर ऑर्डर सबॉर्डिनेट क्रीचर्स हैं? कि आप जो गुफ्तगू एक मर्द से कर सकते हैं, आप किसी खातून से वो बात नहीं कर सकते? अगर हमारे मुल्क में मसाइब हैं, हमारे मुल्क में सैलाब है, हमारा मुल्क सख्ती से गुजर रहा है और हम बैनुल अक़वामी सतह पे सहाफ़ियों से बात कर रहे हैं, तो अगर कोई खातून सहाफ़ी है तो आप क्या पाकिस्तान की ख़वातीन को मैसेज कर रहे हैं जब आप कहते हैं कि देखो मेरी बात सुनो, इसने एक औरत के सामने, एक औरत, वो जो आपने गुफ्तगू फरमाई थी कि औरत अगर ऐसे कपड़े पहने तो मर्द क्या करे, मर्द क्या रोबोट है? ये एक अजीब व गरीब किस्म का रवैया है। ब्रिगेडियर हारिस साहब को शामिल करते हैं। ब्रिगेडियर हारिस साहब, जो एक पेंडिंग इशू है, मुझे भी लगता है कि ये तनाज़ा समेटा नहीं जाना आज की ऑडियो लीक के आने के बाद भी। आर्मी चीफ़ की तैनाती, उसके ऊपर इमरान खान एक बड़ी पोजीशन ले चुके हैं, जलसों के अंदर पोजीशन लेते हैं, और एक इंटरव्यू के अंदर उनकी आखिरी पोजीशन ये थी, जिसके बाद उन्हें लगा शायद एक मुलाकात की खबर ये थी कि बनी गाला से इमरान खान उतरे हैं और पिंडी चल के गए और किसी आम शख्सियत से मुलाकात की है। उसमें उन्होंने कहा था कि मौजूदा चीफ़ को एक्सटेंड कर दें, इलेक्शंस हो जाएं, फिर नई हुकूमत आएगी तो नया चीफ़ लग जाएगा। आर्मी चीफ़ की तैनाती 29 नवंबर से पहले ड्यू है, कर लेनी चाहिए अभी? देखें, बात यह है कि एक कानून में बड़ा क्लियर है कि हूसएवर इज़ अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, जिसको आवाम की तायद ज़्यादा रखे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आए हैं, देन ही शुड बी सिलेक्टेड। और इसमें बात ये कि इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए, इट्स ए प्रोसीजर। और जो भी आर्मी चीफ आएगा, लेट मी टेल यू, आप जनरल जय उनकी ले लें, जनरल ज़िया की बात कर लें, जनरल मुशर्रफ की करें, जनरल इवन बाजवा करें, दे आर मोर कंसर्न अबाउट मिलिट्री ऑपरेशन ट्रेनिंग रेडीनेस और मुल्क की सॉवरेनिटी, दिफा और नेशनल सिक्योरिटी। इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कोई भी आर्मी चीफ नहीं करेगा, और ये हमेशा होता आया है और हमेशा होगा। इसलिए इस इशू के ऊपर मेरे ख्याल में जो प्रोसीजर है, जो एक सेट सिस्टम किया हुआ है, उसमें जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं जो एक लाइन जाएंगे मिनिस्टर डिफेंस में और वो बन जाएंगे। सेकंड, इसमें ये बात हमें कहनी नहीं चाहिए कि वो मुहिब वतन है, वो मुहिब वतन नहीं है, या सारे तकरीबन प्रोफेशनल एक लेवल पर हमारा सिस्टम बड़ा सख्त और पिरामिड है कि जो टॉप पे जाएंगे वो देवर ऑल शुड बी द क्रीम ऑफ पाकिस्तान आर्मी। इस पे तो हमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड, इसके साथ ये इशू हमें ये कहना कि इसको अभी पेंड कर दें, जनरल बाजवा 6 महीने और रह जाएँ। आई एम श्योर कि उन्होंने मेरे ख्याल में बड़ा क्लियर कहा भी हुआ, DG ISPR ने भी कहा था कि इट डजंट वांट एन एक्सटेंशन। और हम पॉलिटिक्स में मिलिट्री को क्यों इन्वॉल्व करते हैं? सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करें। आपने जो बात कर नैरेटिव देखें, यहाँ पर नदीम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, PMLN और PDM ने वही सियासत शुरू कर दी जो इमरान खान करे। अगर वो ख़राब बोलते हैं, आप भी खिलाफ बोले। योर काउंटर नैरेटिव इज़ वेरी क्लियर। आप डॉलर को कंट्रोल करें,
आप पेट्रोल और गैस की कीमत को कम करें, आवाम को रिलीफ दें, एग्रीकल्चर के डू समथिंग, डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम हिज नैरेटिव विच दे हैव नॉट बीन एबल टू डू। फिर आप रोज़ाना एक नया नैरेटिव इमरान को नया देते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए। अब इसहाक डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, जो कानून है उसके मुताबिक आ रहे हैं, आ जाएँ। वाई टू कम इन प्राइम मिनिस्टर से प्लेन, आप एक दिन बाद पे 2 दिन बाद आ जाएँ, आके कोर्ट के थ्रू जो भी रिलीफ ले लिया अपने पे ले लें, बट डोंट गिव एन एक्सक्यूज़ के वॉर इसको एक्सप्लॉइट करें। आई थिंक यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को पॉलिसी भी चेंज करने की ज़रूरत है। अवाम को विन करें, अवाम को रिलीफ दें, देन गेट रिलीफ। आप रिलीफ जो उनका नैरेटिव था कि जी वो आप रिलीफ लेने आए, ये करें, आप कर रहे हैं, आप आवाम को कुछ नहीं दे रहे। सो यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड सजेस्ट कि ये सीरियस कंसिडरेशन इसको करनी चाहिए कि इसको कैसे लेके चलना है। अगले 6 महीने द वेरी क्रूशल एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द टाइम। इसहाक डॉक्टर साहब यहाँ हैं, आई डोंट नो कि इफ इज ए वेरी गुड मैजिशियन व्हाट ही विल डू इट, बट क्राइसिस डिफिकल्ट है, बट फाइंड अ सोल्यूशन। आप सोल्यूशन दें 6 महीने के लिए कि बास साहब से भी फिर पूछते हैं। बास साहब, जितनी डिवीज़न कौम में हुई है अभी और जितनी नफ़रत फैली है और जितना टारगेटिंग की गई है आर्मी चीफ को, इसके ऊपर एक काउंटर नैरेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत सारा एक रेडिकलाइजेशन कर दिया। मैं सोशल मीडिया के ऊपर वो जो एक्टिविस्ट हैं PTI के, मैं उनको अस्करियत पसंदी का कहता हूँ कि वो शिकार हो चुके हैं, क्योंकि बाकायदा अब्यूज़ करते हैं, वो गाली वाले अल्फाज का चुनाव करते हैं जो हमारी तहजीब में किसी बड़े के लिए किए नहीं जाते, वो अल्फाज का चुनाव करते हैं। और जब भी उनको अपने से मुखालिफ किसी को चुप कराना होता है, आप ख़बर दे दें, आपको शाम को पता चल जाता है उसके बाद कि नीचे 500 लोग जो गालियाँ निकाल रहे हैं वो कौन है। मोस्ट ऑफ देम आर पेड। वो सोशल मीडिया के ऊपर लार्जली वो पेड है, फेक अकाउंट्स बनाकर वो गाली गलोच करते हैं। लेकिन आपको काउंटर नैरेटिव देना है ताकि लार्जली लोगों तक आपका बयानिया जाना शुरू हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मुसद्दक मलिक साहब ने भी और ब्रिगेडियर हारिस ने दोनों बातें बहुत ठीक की हैं कि हमने नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं देना, और ये बात बिल्कुल मुनासिब है। आपने जो आपकी अखलाकी ईथॉज़ हैं, जो आपकी रिलीजियस ईथॉज़ हैं, उनको आपने सामने रख के जवाब देना है। काउंटर नैरेटिव किस तरह चेंज होगा? देखिए, बिल्कुल हारिस साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि आप फोकस करें, जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी कि हमारा फोकस सारा होना चाहिए इकोनॉमिक, अपनी जो इकॉनमी है उसको ठीक करने में। अगर आप इकॉनमी को ठीक कर देंगे, लोगों को रिलीफ मिल जाएगा, इन्फ्लेशन नीचे आएगा, आपके जो जो डेफिसिट्स हैं वो ठीक हो जाएंगे, तो खुद ब खुद आपका नैरेटिव ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हर रोज़ राना सनाउल्लाह साहब भी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी आएंगी, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, और मोर और लेस मैं जो समझता हूँ आज जो ज़ुबान इस्तेमाल की राना सनाउल्लाह ने, वो भी मुनासिब नहीं थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दोनों तरफ से एहतियात, मेरे ख्याल में हुकूमत को ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, ताकि वो नहीं लगे कि वो अपोजिशन में बैठी है। अपोजिशन वाले तो देखिए उनका तो काम यही होगा कि वो इस हुकूमत को डिलीवर ना करने दें। उनका तो काम ये होता है अपोजिशन का कि वो कोशिश यही करते हैं, और उनकी कोशिश यही होगी कि हुकूमत डिलीवर ना कर सके। लेकिन इस हुकूमत की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो डिलीवर करे, और यही बेहतरीन नैरेटिव है और इस वक्त यही काम कर सकता है। मेरे ख्याल में ये दोनों ने बातें, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ, बासित साहब से भी और हारिस साहब से भी, कि आपका फोकस डिलीवरी के ऊपर रहना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ रुपी में। और एक और बात, इससे लोगों को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। मैं समझता हूँ तो विंडो वैसे क्रिएट हो जाएगा। समझता हूँ कि ठीक है ये बात, ये तमाम एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा अहम है। एक गरीब आदमी की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, एक गरीब आदमी की ज़िंदगी में सहूलत कैसे पैदा होगी, ये सबसे अहम जुज़ है। लेकिन हमें सियासी तौर पे भी आगे बढ़ना है, हमें एक सियासी नैरेटिव भी डेवलप करना है, हमें ये भी बताना है कि हमारा मुआशरा किस तरह का होगा, किस तर्ज का होगा। ये भी बताना है कि हम एक दूसरे के साथ कैसा सलूक रखेंगे और अपनी सियासत को कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे। ये भी बताना है कि जमहूरियत क्यों ज़रूरी है, क्यों जमहूरियत अवाम की आवाज़ है, क्यों वोट देना ज़रूरी है, क्यों वोट का तकद्दुस ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें बाज़ मरतबा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने नहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैं इस वजह से तबसरा नहीं कर सकता किस ज़बान का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर जो भी कर रहा है उसे गुरेज करना चाहिए, तल्ख कलामी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये वो बयानिया जो इस मुल्क को पहले फसाद की तरफ ले जा रहा है, इससे बचना है। क्रिटिकल थिंकिंग करें, आप क्रिटिकल सवालात पूछें, मगर आपको लग़्व ज़बानी की तो ज़रूरत नहीं है किसी को भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपना पैगाम पहुँचाना एक महज़्ज़ब और अच्छे तरीके से वो ज़रूरी है, बिलखसूस जब एक तरफ से यलगार शुरू हो गई है, यानी गाली गलोच से लेके हर चीज़। लेकिन आप जवाब में गाली नहीं निकाल सकते, यही तो असूल है। ये तो मैंने पहले कहा, ये तो मैंने पहले कहा ना। लेकिन मैंने कहा कि
उसका एक नया सियासी बयानिया जिसके अंदर थोड़ी सी वज़ादारी हो और सख्त सवालात हों, क्रिटिकल थिंकिंग हो, मगर सख्त कलामी ना हो या लफ्ज़ कलामी ना हो, वो ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, अब्दुल बासित साहब और बिरबाज साहब। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।